अभी अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हो तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टेस्ट किया है किसे, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, जो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर जो इमेज दिख रही है इस प्रकार की होती है क्या, अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अगर हम इसके वेट की बात करें तो लगभग 50,000 किलो का इसका वेट होता है। ठीक है, ऑपरेशनेबल जो रेंज होती है वो मिनिमम 5,000 किलोमीटर से अधिकतम 8,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है क्या, अग्नि 5। ठीक है, लेंथ की यदि बात करें तो 17.5 मीटर लंबाई है इसकी, 3 स्टेजेस का इसका इंजन होता है। ठीक है, 1500 किलोग्राम न्यूक्लियर बम ले जाने में ये सक्षम है। ठीक है, तो अग्नि 5 एक उन्नत सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का अर्थ होता है सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे IGMDP, ये सारे फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने हैं, जिसे IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है फुल फॉर्म इसका, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि एक बार इसको अपने लक्ष्य पर टारगेट फिक्स कर दिए कि भाई इसको यहाँ पर मार करना है, तो ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा, रास्ते में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब ये अपने टारगेट को लॉक कर लेती है, और टारगेट की यदि मूवमेंट यहाँ वहाँ हो रही है तो ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन टारगेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो कहलाता है क्या, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है, तो फायर एंड फॉरगेट, मतलब लॉन्च करो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है, एक बार लॉन्च होने के बाद इसे इंटरसेप्टर द्वारा रोका नहीं जा सकता। मतलब एक बार अगर ये लॉन्च हुई फिर इसको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, इसलिए प्रणाली कौन सी कहलाती है बेटा, फायर एंड फॉरगेट। रेंज इसकी 5,000 किलोमीटर से अधिक ही है। मिनिमम कितना जाएगी, 5,000 तो जाएगी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये बादल नहीं है या हवा जो है वो बहुत तेजी से इसके विरुद्ध नहीं चल रही है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 8,000 किलोमीटर तक, लेकिन मिनिमम रेंज कितनी है इसकी, 5,000 किलोमीटर। भारत की रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी कल या परसों की ही बात है, ओडिशा का इलाका है कौन सा, चांदीपुर। ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर है। ठीक है, कहां पर हुआ इसका परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर में। परीक्षण से भारत की रणनीतिक रक्षा और परमाणु प्रत्याघात क्षमता को मजबूती मिली है। ठीक है, जब भी इस प्रकार की उन्नत कोटि की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता, भले बिल्कुल युद्ध ना हो रहा हो, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक रणनीतिक छवि मिलती है कि भैया भारत जो है इतनी आधुनिक तरीके की मिसाइलों से लैस है। ठीक है, और परमाणु प्रत्याघात क्षमता का अर्थ क्या होता है कि ऐसी मिसाइल है जो कितने किलो के बम ले जा सकती है, 1500 किलो तक के बम को ले जाकर कहीं पर भी ये फोड़ सकती है, जिससे व्यापक रूप में डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब परमाणु प्रत्याघात क्षमता के अगर इंडिया को छेड़ा जाए तो ये परमाणु हमला करने में भी व्यापक रूप से सक्षम है। ये कहलाती है क्या, परमाणु प्रत्याघात क्षमता। आ रही है बात समझ में? तो अगर अपन इसके विकास की बात करें तो IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड के तहत किसने विकसित किया है इसको, DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तकनीकी विशेषताएं क्या है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसकी मिनिमम रेंज कितनी है,
5000 किलोमीटर या उससे अधिक। परीक्षण कहाँ हुआ है? हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में। रणनीतिक महत्व क्या है? तो लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता है इसकी, और रणनीतिक प्रत्याघात शक्ति से ये लैस है। ठीक है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये मिसाइल पूर्णतः सक्षम है। फिर अभी हाल ही में ये खत्म हुआ है सिलिनेक्स 25, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास था। क्या नाम है इसका? सिलिनेक्स 25, क्योंकि 2025 में हुआ है इसलिए इसका नाम किया गया है सिलिनेक्स 25। सिलिनेक्स का अर्थ क्या है? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। क्या अर्थ है सिलिनेक्स का? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, जो भारत और श्रीलंका के बीच में नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष 2025 में इस अभ्यास का ये 12वां संस्करण था, जो 14 से 18 अगस्त 2025 तक कहाँ हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुआ। इंडिया में आयोजित नहीं हुआ। इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी है उनके बीच का ये नौसैनिक अभ्यास था। ये इसलिए किए जाते हैं ताकि भारत के पास जो प्रौद्योगिकी है वो श्रीलंका से शेयर करें, श्रीलंका के पास कोई ऐसी प्रौद्योगिकी है जो भारत के पास नहीं है तो वो भारत से शेयर करेगा। इस उद्देश्य के लिए ये सैन्य अभ्यास होते हैं। लेकिन सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और कौन सा संस्करण हुआ इस वर्ष? 12वां। कब से कब तक? 14 से 18 अगस्त 2025 को। इंडिया में नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलंबो में। उद्देश्य क्या है इसका? तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी, सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? दोनों साथ में मिलकर भविष्य में काम कर पाए, ठीक है, सहयोग दे पाए, और समुद्री सुरक्षा और प्रभावी तरीके से नागरिकों को उपलब्ध हो। ठीक है, अब इसके ये जो युद्ध सैन्य अभ्यास था, इसके 2 फेसेस हैं। पहला फेसेस कहलाता है हार्बर फेस, जो कब से कब तक हुआ है? 14 से 16 अगस्त के बीच में हुआ है। इसमें भी कहना चाहिए बहुत सारे कार्य किए हैं दोनों सेनाओं ने साथ में मिलकर। और दूसरा फेस होता है क्या? सी फेस, जो 17 से 18 अगस्त के बीच में चला है। इसमें भी दोनों सेनाओं के बीच में व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी एक्सचेंज किए गए हैं। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की प्रौद्योगिकी हमने साझा करी श्रीलंका से, और श्रीलंका ने प्रौद्योगिकी साझा करी भारत से। ठीक है, अब भाग लेने वाले जहाज, तो भारत की ओर से कौन कौन से जहाजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो ये है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS राणा और फ्लीट टैंकर INS ज्योति। ये 2 जहाज थे इंडिया के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस अभियान में। इसी प्रकार से श्रीलंका के भी जहाज जैसे एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल SLNS गाजाबाहु, ठीक है, ये कहाँ का जहाज था? श्रीलंका का। इसी प्रकार से SLNS विजयाबाहु, ये भी श्रीलंका का जहाज था। और SLAF बेल 412 हेलीकॉप्टर, ये भी कहाँ का था? श्रीलंका का। ठीक है, और INS राणा और INS ज्योति, ये भारतीय जहाज थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इन युद्ध अभ्यासों का महत्व क्या होता है? तो दोनों नौसेनाओं के बीच में सामरिक तालमेल और विश्वास बढ़ता है कि भविष्य में अगर कोई सी ऐसी चुनौती आई जिसको दोनों सेनाओं को फेस करना है, तो दोनों साथ में मिलकर उस चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार है। महासागर नीति अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर का फुल फॉर्म होता है। क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सबकी सिक्योरिटी भी रहेगी और सबकी ग्रोथ साथ साथ में होगी। ये सरकार का एक अभियान है। कौन सा? सागर। IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर ऐतिहासिक जुड़ाव को मजबूत करना। इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो राजीव गांधी ने भेजी थी लिट्टे का दमन करने के लिए ऑपरेशन पवन के तहत, उसका स्मारक भी बना हुआ है। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, तो अभ्यास का नाम क्या है बेटा?
SELENEX अर्थात श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। कौन सा संस्करण है ये? 12वां संस्करण। कब से कब तक चला? 14 से 18 अगस्त 2025। कहां पर हुआ? कोलंबो में। कौन सा चरण है? कितने चरणों में हुआ? 2। एक हार्बर फेज था और एक सी फेज। कौन कौन से भारतीय जहाजों ने पार्टिसिपेट किया? INS राणा और INS ज्योति। कौन कौन से श्रीलंकाई जहाजों ने पार्टिसिपेट किया? तो SLNS गाजाबाहु, विजयाबाहु और एक हेलीकॉप्टर था, तो बेल 412 हेलीकॉप्टर। उद्देश्य क्या है इसका? तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी, सहयोग और समुद्री सुरक्षा। नीति क्या है? सागर नीति अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्लियर है? 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। सबसे पहला अग्नि 5 मिसाइल और दूसरा SELENEX। हाँ, सभासार AI टूल। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, ठीक है, ChatGPT, फिर प्रॉक्सिमिटी, बहुत सारे कहना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स या टूल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। सभासार जो है ये भारत सरकार का जो पंचायती राज विभाग है, इसने पंचायतों के काम को और ज्यादा उन्नत और सरल करने के लिए डेवलप किया है। किसे? सभासार AI टूल के लिए। जैसे पंचायतों की मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें मीटिंग हो जाएगी। आप जो बोल रहे हो उसका अनुवाद 13 भाषाओं में ऑलरेडी हो जाएगा। 10-15 लोग उस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सब नोट डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और एट लास्ट जब मीटिंग खत्म होगी तो ये पूरी मीटिंग का सार डिसीजन के साथ बनाकर आपको लिखित रूप में दे देगा। किसी को नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सभासार एक AI पावर्ड टूल है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह साधारणतः ग्राम सभा की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर देता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करने का अर्थ क्या है? मीटिंग में जो भी निर्णय हुआ है, किसने क्या कहा है, मैं वक्तव्यों के साथ लिखकर आपको दे देता, तो उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर देता है। जरूरी क्या है? किसने डेवलप किया है इसे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये विकसित हुआ है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन, इसका अर्थ क्या होता है? वीडियो ऑडियो से टेक्स्ट उत्पन्न करता है। आप जो भी बोल रहे हो तो बोलते बोलते वो टेक्स्ट भी लिख देगा। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, एक इसमें प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है जिसको कहा जाता है क्या? भाषिनी प्लेटफॉर्म। भाषिनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 13 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन संभव है। मतलब आपने सागर के किसी ग्राम सभा में मीटिंग अटेंड करी और उस मीटिंग के निर्णय को तमिलनाडु में किसी ग्राम सभा का पंच जो है उसको समझना चाहता है, तो उसके पास भी वो उसकी भाषा में लिखित रूप में उपलब्ध होगा। तो इससे क्या होगा? सरकारी विभाग में, सरकारी कार्य में बहुत अधिक मात्रा में पारदर्शिता आ जाएगी। समरी जनरेशन, महत्वपूर्ण निर्णय, प्रस्ताव व कार्य सूचियों का संक्षिप्त सारांश तैयार करता है। मतलब तुम्हें इसको अब इंस्ट्रक्शन नहीं देने, इसके माध्यम से तुमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, उसमें जो भी आपके निर्णय हुए वो सारे निर्णयों का सार आपको लिखकर दे देगा। यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो ग्राम सभा की कार्यवाही में संगठित अभिलेख सुनिश्चित करना। संगठित अभिलेख सुनिश्चित करना मतलब कब किसने क्या कहा, कौन सी मीटिंग हुई, ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो सब चीजों की पारदर्शिता है, हर चीज जो है नोट डाउन है, ठीक है। प्रारंभिक क्रियान्वयन, तो इसका सबसे पहली बार यूज प्रारंभिक स्तर पर कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त को त्रिपुरा में पहली बार इसे रोल आउट किया गया था प्रायोगिक तौर पर। जैसे पंचायती राज व्यवस्था थी तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? राजस्थान के नागौर में नहीं,
आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू किया गया था। वैसे प्रायोगिक तौर पर इसे अभी यूज कर रहे हैं कहां पर, 15 अगस्त से त्रिपुरा में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो ये चीजें जो है आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हो किसमें, गवर्नेंस वाले सेक्शन में। जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक हमको मेंस में है उसमें आप जोड़ सकते हो, इससे आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। तो यही हमें ये पॉइंट इसलिए डालते ताकि आप करंट अफेयर्स को जोड़ दो किससे, पुरानी जो जीएस है उससे। तो गवर्नेंस में ग्राम सभाओं को पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया से भी आप इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगी है किसमें, गवर्नेंस में। तो तकनीक संचालित गवर्नेंस मॉडल पर आधारित विषयों में महत्वपूर्ण रहेगा। लैंग्वेज इंक्लूसिविलिटी है, इसका अर्थ क्या है, बहुभाषी पटल पर सूचना प्रवाह सुनिश्चित करेगा, क्योंकि ये कितनी भाषाओं में आपके निर्णय को कन्वर्ट कर सकता है, 13 भाषाओं में। अब ना देखो, उनकी नौकरी चली गई, जो क्या करते थे, बहुभाषी होते थे। आप बोल रहे हो हिंदी में, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये सारे काम कौन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टेनो वगैरह के काम खत्म, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसको रियल टाइम में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है एआई। ठीक है, और पूरी की पूरी मीटिंग का सारांश भी आपको एक पलक झपकते लिख कर दे रहा है। किसका काम खत्म हुआ, स्टेनो का। बताओ आप, स्टेनोबाजी में क्या होता था, एक बड़े शब्द का आप छोटे छोटे से शब्द बनाते थे, उनके काम खत्म हो जाएंगे। ऐसे एआई जो है आपकी नौकरियों को खत्म करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या है इससे, पारदर्शिता। मीटिंग हुई कि नहीं हुई, अब तो हर चीज पर आप नजर रख सकते हो ना, क्योंकि ये सारांश चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग का प्रावधान तो है, अपन ने पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा, लेकिन होती नहीं थी। लेकिन इस एआई टूल के माध्यम से अब तो मीटिंग में भी आपको बैठना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, और उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। अकेली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, और वो पूरा मिनिस्ट्री तक पहुंचेगा। तो वहां पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कहाँ, दिल्ली में, उनकी पकड़ बन जाएगी कहां पर, पंचायती राज या ग्राम सभा के स्तर तक। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या है, तो पंचायती राज में समय और संसाधनों की बचत के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उपकरण का नाम क्या है, सभासार, और क्या है ये, एआई पावर्ड ग्राम सभा टूल है। किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। इसका तकनीकी आधार क्या है, भाषिनी, और भाषिनी क्या है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन एआई प्लेटफॉर्म। भाषाई समर्थन तो 13 भाषाएं प्लस अंग्रेजी, 13 भारतीय भाषाएं होंगी और एक अंग्रेजी। कार्य क्या है इसका, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, समरी और स्ट्रक्चर्ड मिनट्स। पहला रोल आउट कहां हुआ, 15 अगस्त को, कब, स्वतंत्रता दिवस पर। कहां पर, त्रिपुरा में। प्रमुख लाभ क्या है इससे, तो पारदर्शिता, नियमितता, दस्तावेजीकरण में समय की बचत। क्लियर है, चलो। अब अभी कहना चाहिए कि ऐलान किया था मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन कि भारत जो है 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। कहां पर, अंतरिक्ष में। तो उसी के विषय में हमको पढ़ना है, और वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BAS, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो कौन सी संस्था इसे विकसित कर रही है, इसरो, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी संस्था है बेटा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह स्टेशन 400 से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित रहेगा। ठीक है, मतलब धरातल से कितना,
400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पूरे बनने की योजना 2035 तक है। मतलब ये पूरा बन के संचालित हो जाएगा कब? 2035 तक। परंतु इसका जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, ये 2028 में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, ये लॉन्च कब होगा? 2028 में। पहला मॉड्यूल देखो, इसमें अलग अलग मॉड्यूल है। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया पहला मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे ही पहला मॉड्यूल जो है ये कब लॉन्च होगा? 2028 में। और ये पूरा का पूरा स्टेशन कब लॉन्च होना है? 2035 में। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स जो हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट किए जाएंगे और वहां पर ये कनेक्ट होंगे। ठीक है, और ये पूरा पूर्ण तरीके से बनकर कब तैयार हो जाएगा? 2035 में। अब इसकी संरचना और तकनीकी की यदि बात करें तो स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे टोटल। अभी अपन ने गिने थे कितने मॉड्यूल हैं टोटल? 5, जो कॉमन बर्थिंग मैकेनिज्म से जुड़े होंगे। कॉमन बर्थिंग मैकेनिज्म मतलब एक कॉमन एरिया होगा, उससे ये सारे के सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसका जो कुल वजन की यदि बात करें तो ये वजन कितने का है? 52 टन का वजन है। इसका विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वही है, अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग टाइम पीरियड पर लॉन्च होंगे। जो बेस है अर्थात बेस 1, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1, ये पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होगा? 2028 में। और पूरे स्टेशन का कार्यान्वयन कब होगा? 2035 में। अब इसके रणनीतिक महत्व की बात करें कि इसको लॉन्च करने के बाद भारत को क्या महत्व मिलेगा, क्यों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो माइक्रो गुरुत्व या माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान का अर्थ क्या है? नहीं मालूम? जैव चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली एक बेहतरीन प्रौद्योगिकी है। कौन सी? माइक्रो ग्रेविटी। तो ये जैव चिकित्सा, सामग्री विज्ञान आदि क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग किया जाएगा। दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए परीक्षण स्थल प्रदान करेगा। जो लक्ष्य है लूनर और मंगल मिशन तक इसकी वृद्धि होगी। लूनर मिशन मतलब चंद्रमा से संबंधित, और भारत कुछ समय बाद मंगल मिशन भी शुरू करेगा। तो ये लूनर और मंगल मिशन के लिए ये आधार प्रदान करेगा क्या? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, विश्व स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी। ये भारत को सीमित देशों की सूची में पहुंचाएगा जिनके पास अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन है। क्लाइमेट डेटा, आपदाओं पर नजर और अंतरिक्ष आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षमता में ये सुधार करेगा। ठीक है, मतलब भारत की निगरानी अब और अच्छे तरीके से की जा सकती है। क्लाइमेट से संबंधित जो डेटा है वो और अच्छे तरीके से एकत्रित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से। अब अगर अपन बजट की बात करें और ये सोचे कि इसमें और कितनी चीजों को शामिल कर दिया गया, तो गगनयान जो भारत सरकार का मिशन चल रहा था इससे पहले, गगनयान मर्ज कर दिया गया है किसमें? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में। तो गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्तारित कर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल किया गया है और इसका बजट लगभग 20,000 करोड़ बढ़ा दिया गया। ठीक है, गगनयान मिशन के अंतर्गत 8 मिशन होंगे, 4 मानव रहित और 4 तकनीकी परीक्षण से संबंधित, जिन्हें 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत पहला बेस मॉड्यूल लॉन्च होगा कब? 2028 तक। स्पैडेक्स अर्थात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कार्यक्रम में रेंदवू और डॉकिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो भविष्य के स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी आधार होंगे। भविष्य के स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी आधार का अर्थ क्या है? कि भविष्य में
इसका संचालन इन दो सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से होगा। कौन कौन से हैं ये? रेंडवू और डॉकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण तकनीकी आधार देंगे किसे? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन है जो कितनी ऊंचाई पर काम करेगा? 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करेगा। मॉड्यूल क्या है इसका? 5 मॉड्यूल में रहेगा और पहला जो बेस मॉड्यूल है ये लॉन्च होगा कब? 2028 में, ठीक है। 2000 और पूरा स्टेशन कब तक लॉन्च होना है? 2035 तक। इसका जो संपूर्ण वजन है वो कितना है? 52 टन, ठीक है। तो ये गगनयान कार्यक्रम 8 मिशन थे, उसी में शामिल कर दिया गया है क्या? बेस मिशन, ठीक है। ये चीज आपने देखी ली कि माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान पर काम करते हैं, मानव अंतरिक्ष मिशन, वैश्विक प्रतिष्ठा और अर्थ ऑब्जर्वेशन पर। तकनीकी तैयारी की बात करें तो स्पैड एक्स जो है इसका संचालन कर रहा है, और वैश्विक संदर्भ की बात करें तो ISS और टायांगोंग जो दूसरे देशों के स्पेस स्टेशन हैं उसी श्रेणी में शामिल हो जाएगा क्या? बेस, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। फिर अपन बात करें लिपुलेख पास की, ठीक है। तो अभी ये व्यापक रूप से मैटर चल रहा है लिपुलेख का, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री इंडिया आए थे और शुरुआत हो गई है काय की, जो कहना चाहिए बॉर्डर के माध्यम से ट्रेड होती थी भारत और चाइना के बीच में, जो इंडो चाइना वॉर के टाइम से बंद थी, उसको चाइना के विदेश मंत्री ने भारत आकर पुनः शुरू करने का प्रयास किया है, इंटर बॉर्डर ट्रेड को। समझ रहे हो? मतलब पहले जो सामान आता था चाइना से वो जहाजों के माध्यम से आता था, अब बॉर्डर के ही माध्यम से आ जाएगा। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, यहां पर ये वाला एरिया कौन सा हो गया? इंडिया का। ये वाला एरिया कौन सा हो गया? नेपाल का। और ये वाला एरिया कौन सा हो गया? चाइना का। इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है। ये जो 3 एरिया हैं जहां पर मिल रहे हैं वहीं पर अवस्थित है क्या? लिपुलेख पास। अंग्रेज जो इंडो नेपाल युद्ध हुआ था, जब हमारे देश का प्रशासन करते थे कौन? अंग्रेज। उस समय अंग्रेज और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं सगौली की संधि। उस सगौली की संधि के तहत क्या हुआ था कि नेपाल का ये कहना है कि अंग्रेज जब आपके यहाँ शासन करते थे तब ये वाला एरिया हमको दे गए थे, जबकि भारत इस चीज को नहीं मानता। और लिपुलेख वाला क्षेत्र नेपाल का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। कौन कह रहा है? नेपाल, जबकि भारत इसे स्वीकार नहीं कर रहा और ना ही चाइना इसे स्वीकार कर रहा है। ये मैटर फंसा हुआ है एक्चुअली। तो लिपुलेख पास की ऊंचाई लगभग कितनी है? 5334 मीटर। कितनी है बेटा? 5334 मीटर। फुट की यदि बात करें तो ये 17,500 फीट के समथिंग है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये अवस्थित है और ये भारत तिब्बत चीन सीमा में त्रिजंक्शन क्षेत्र कौन सा हो गया? नेपाल, भारत और चीन के संगम के निकट अवस्थित है। अब अगर बात करें इसके ऐतिहासिक महत्व की तो यह प्राचीन व्यापारिक मार्ग रहा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ रहा है? भारत को तिब्बत के पठार से। और तिब्बत का पठार अब किसका हिस्सा हो गया? चाइना का। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये प्रमुख मार्ग है। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रमुख स्थल है। कौन सा? लिपुलेख, ठीक है। रणनीतिक स्थल की बात करें तो यह तिब्बत के साथ सीमा प्रबंधन, सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही के लिए भारतीय केंद्र सरकार के सामरिक लाभ प्रदान कर सकता है। मतलब माल जो है वो काफी सस्ते में आएगा अब चाइना से, तो चीजों की कॉस्टिंग यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है।
व्यापारिक और राजनयिक विकास की बात करें तो भारत चीन सीमा व्यापार की शुरुआत 1954 में यहीं से हुई थी, ठीक है, और यह कई दशकों तक चलता रहा। हाल ही में भारत और चीन ने इस मार्ग के माध्यम से व्यापार फिर से खोलने पर सहमति दी है। यह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार का संकेत है। दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे सुधरते जा रहा है, उसका संकेत है कि इतने वर्षों के बाद लिपुलेख पास फिर से खुल रहा है। नेपाल में इस घोषणा का विरोध किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र उसके संविधान में शामिल होने का दावा नेपाल कर रहा है, लेकिन भारत ने नेपाल के इस दावे को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया, ठीक है। सीमा विवाद क्या है, तो नेपाल के अनुसार सुलगौली की संधि 1816 में हुई और इस संधि के अनुसार महाकाली नदी के स्रोत, जो कि क्या था, लिम्पियाधुरा क्या है ये, महाकाली नदी का स्रोत है क्या, लिम्पियाधुरा होने के कारण ये लिपुलेख जो है किसका हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। भारत की स्थिति सतत है। इस क्षेत्र का मूल्यांकन ब्रिटिश समय से किया गया है और ये भारतीय प्रशासन का ही हिस्सा रहा है। इसलिए इस लिपुलेख पास को लेकर भारत और नेपाल के बीच में अब सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल क्या कह रहा है कि अंग्रेज जो है ये क्षेत्र हमको दे गए थे, जबकि भारत उसे मानने को तैयार नहीं। अब यदि बात करें तो लिपुलेख कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है और त्रिजंक्शन क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत, चीन और नेपाल एक दूसरे से मिलते हैं। ऊंचाई की यदि बात करें तो 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है। धार्मिक महत्व क्या है इसका, तो ये भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व की बात करें तो प्राचीन मार्ग है, व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। सामरिक महत्व की बात करें तो सीमा प्रबंधन और सैनिक आपूर्ति आवाजाही के लिए ये उत्तम मार्ग प्रदान करता है। व्यापार आरंभ की बात करें तो भारत चीन सीमा व्यापार की शुरुआत 1954 में इसी लिपुलेख दर्रे से हुई थी। हाल ही की घटनाएं देखें तो भारत चीन ने फिर से व्यापार खोलने में सहमति दिखाई, परंतु नेपाल जो है इस जगह का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार सुगौली की संधि पर आधारित ये दावा कर रहा है और भारत इस दावे को मानने को तैयार नहीं, ठीक है। ये मेन जो है कहना चाहिए दिक्कत है किसके बीच में, भारत, चाइना और नेपाल के बीच में। फिर अभी आपने देखा होगा कि जो पैंगोंग झील है, कहाँ पर, लद्दाख में, वहां पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ठीक है। तो भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, एक जो बटालियन है उसका नाम क्या है, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ने 26 दिसंबर 2024 को लद्दाख में पैंगोंग सो झील के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरणकर्ता कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, ठीक है, जो मराठा लाइट इन्फेंट्री के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे, ठीक है। उन्होंने इसका अनावरण किया। मतलब आप ये देखो, शिवाजी तो लोकप्रिय हैं दक्षिण भारत में और थोड़े बहुत उत्तर भारत में, लेकिन इसको संपूर्ण भारत एवं विदेशों में भी उनकी छवि को चिरस्थायी बनाने के लिए पैंगोंग झील पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है, शिवाजी महाराज की। अब क्यों लगाई गई, तो प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रीय प्रतीकात्मकता और भारतीय सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति के तहत किया गया, विशेषकर संवेदनशील LAC वाले इलाके में, क्योंकि ये झील वहीं पर अवस्थित है जो LAC वाला क्षेत्र है, इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहीं पर अवस्थित है ये झील। यह भारत की सामरिक दृढ़ता का प्रतीक माना गया है, विशेषकर 2020 की सीमा तनाव की घटनाओं के बाद। तो एक तरफ तो हम चाइना से फिर से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको डर भी है कि चाइना जो है हमला कर देता है, लाइन क्रॉस करेगा।
इसलिए शिवाजी जिस प्रकार की रणनीति अपनाते थे, उनकी रणनीति से ही सैनिक जो हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनके महत्व को अन्य सैनिक भी समझें। इसी कारण से उनकी प्रतिमा लगाई गई है कहाँ पर? पैंगोंग झील। कहाँ पर आती है? लद्दाख। क्लियर है?